अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, मई के कारनामे में पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद है, ये आलमी दुनिया भी मान चुकी है, मौतरफ निकली है। आपको बताएं कि 4 राफेल गिराने की जो बात पाकिस्तान ने जो दावा किया था, इसके अलावा 2 तैयारे मौजूद हैं जिसमें MiG-29 और SU-30 भी शामिल है, और फिर S-400 जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, उसकी बैटरियां उड़ाई भी थी हमारी फ़िज़ाइया ने। इस पर भारत काफ़ी अरसे से हर्जा सराई कर रहा था और बता रहा था कि नहीं, ऐसा कोई वाक़या पेश ही नहीं आया है, ऐसा कोई तैयारा गिरा ही नहीं है। फिर हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी 150 मिलियन तैयारे गिरने की बात की, तब भी भारत को सांप सूंघ गया। लेकिन अब आलमी जरीदे बाकायदा तौर पर इस पे तहकीकाती रिपोर्ट शाया कर चुके हैं और बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान ने मई के अंदर भारत को धूल चटाई। हमें ज्वाइन किया है एयर कमांडो रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने, दिफाई तहकार है, बहुत शुक्रिया। खालिद चिश्ती साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है, ज़रा पाकिस्तान तो इसका एक अरसे से दावा कर रहा था, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो मुतादिद मरतबा ये बात ऑन इंटरनेशनल मीडिया कह दी कि 150 मिलियन के तैयारे गिर रहे थे और फिर मुझे ये जंग में कूदना पड़ा, रुकवानी पड़ी, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। इस रिपोर्ट के बाद भारत की क्या कंडीशन होगी इंटरनेशनली, डिप्लोमेटिकली? बहुत शुक्रिया मिस फरवा, आपने इनवाइट किया। देखिए, मैं तो पिछले 6 महीने से यही कहता आ रहा हूं कि वक्त आएगा कि दुनिया बोलेगी। हिंदुस्तान ने बहुत कोशिश की डिनाई करने की, आपके सामने ही है, और हमने 8 तारीख को यानी 8 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। DGSPR ने और पाकिस्तान की फिजाइया के डिप्टी चीफ स्टाफ ऑपरेशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारा डाटा दे दिया, डिजिटल ट्रैकिंग दी, टाइमिंग दिए, कोऑर्डिनेट दे दिए, रेडियो कॉल तक सुना दी इंडियन पायलट्स की, लेकिन वो डिनाइल मोड में ही रहे और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की बात को भी नहीं वैल्यू किया गया। उसके बाद आप देखिए 9 अगस्त को, ऑलमोस्ट 93 दिन के बाद इंसिडेंट के, इंडियन एयरफोर्स चीफ आते हैं मीडिया पर और आकर कहते हैं, 59 मिनट्स की उनकी तकरीर है जो मैंने गौर से सुनी, और 28वें मिनट पे उनको याद आया कि हमने पाकिस्तान के जहाज भी तबाह किए हैं। यानी एक लेवल ऑफ अर्जेंसी या प्रायोरिटाइजेशन देखिए कि 28वें मिनट में उन्होंने कहा कि हमने जहाज मारे हैं। और कितने जहाज? उन्होंने कहा 4-5 जहाज मारे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपको 93 डेज के बाद एक एयरफोर्स है जो ये नहीं हिसाब लगा सकी कि हमारे 4 हैं, 5 हैं या 6 हैं। मैं आपको अर्ज करता चलूं, एज अ फॉर्मर फाइटर पायलट, जब हम बॉम्बिंग या स्ट्राफिंग या कोई मिशन इस तरह का करते हैं जिसके अंदर रिजल्ट आने होते हैं, हम डीब्रीफ के बगैर घर नहीं जा सकते। उस दिन की आपने डीब्रीफ करनी होती है। अगर बॉम्बिंग की है, हम उसको बॉम्ब डैमेज असेसमेंट कहते हैं कि BDA करके हमने घर जाना होता है। डीब्रीफ करनी होती है, क्या परसेंटेज रही, क्या स्कोर आया, क्या गलती हुई, एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर, सारी डीब्रीफ करके छुट्टी होती है। यहाँ पे एयरफोर्स के चीफ हैं जो 93 दिन बाद आके कहते हैं कि 5-6 जहाज मारे, उनको नंबर ही नहीं पता। फिर और 2 महीने गुजर जाते हैं और फिर कहते हैं 10-12 जहाज मारे, उसके अंदर F-16 भी हो सकता है, उसमें बड़ा जहाज भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। यानी फिर आपको 10-12 नहीं पता। आप जंग लड़ने गए थे, कोई डक शूटिंग पे तो नहीं गए थे कि आप 10-12 कह दें तो लोग मानना शुरू हो जाए। और जिन लोगों ने एतराफ़ किया, यानी कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने जब एतराफ़ किया इंटरनेशनल मीडिया में, तो हमने देखा कि उसके बाद उनके ही दिफाई माहिरीन जो है वो उन पे तनकीद करना शुरू हो चुके थे। अब ये जो सिनेरियो बहुत ही एक क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि हम तो पहले से ही कह रहे थे, अब तो ज़ाहिर दुनिया में ये बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट हो गई या दीगर रिपोर्ट जो सामने आ रही हैं। हाउ डू यू सी दैट इन अपकमिंग डेज? क्योंकि पाकिस्तान अपना बहुत बड़ा एक चंक जो है डिफेंस का वो लेता है, इंपोर्ट करता है चाइना से, और बहुत सारे जो मैन्युफैक्चर अब तो पाकिस्तान के अंदर भी होना शुरू हो गई है, इंक्लूडिंग चाइनीज़ टेक्नोलॉजी। तो एक तो अपग्रेडेशन कितनी जल्दी हो रही है या होनी चाहिए, और इसका असर रसूख कितना देख रहे हैं? देखिए, पहले क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं। देखिए, फोर्सेस में खासतौर पे मैं एयरफोर्स की बात कर सकता हूं। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं तो कुछ भी नहीं है। फॉल्स क्लेम्स पे मुझे नहीं समझ आती कि मैं प्रोफेशनली इंडियन एयरफोर्स की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, मैंने कभी भी राफेल को बुरा नहीं कहा, मैंने इंडियन एयरफोर्स को कभी कमजोर नहीं कहा, बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स है। लेकिन हमारे सारी ग्लोबली जितनी दुनिया की एयरफोर्सेज हैं, एक प्रोसीजर होता है, ये एथिक्स एंड मोरालिटी होते हैं कि हम फॉल्स क्लेम नहीं करते। और अगर आपके पास सबूत होता तो वो दे चुके होते, जितने हमने दिए वो भी दे चुके होते। एक बात तो ये है। और हम जिसको मैं कहता होता हूँ कि हमारे पाक फिजाइया के जो एयर वाइस मार्शल आए थे, उसके बाद आप अगले 6 महीने में देखें, कोई शख्स
पीएफ का खुद नहीं मीडिया पर आया। हम जैसे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, जिनसे आप कनेक्ट करते हैं, हम कोशिश करते हैं आपको डाटा देने की, इन्फॉर्मेशन जो हमारे नॉलेज में होती है, तो हम एक कर रहे हैं कनेक्ट, बिकॉज दिस इज कॉल्ड साइलेंस ग्रेस। साइलेंट ग्रेस का मतलब ये है कि हम खामोश हैं लेकिन अब नजर आ रहा है, और वहां पे नॉइजी रेटरिक है जो शोर मचा रहे हैं। और दुनिया को मैं फॉलो करता आया हूं, जिस दिन वो इंडियन एयरफोर्स चीफ ने बोला, तकरीरें की, मैंने बड़ी दुनिया का सर्च किए चैनल्स, कोई डिजिटल मीडिया, कोई सोशल, कोई प्रिंट मीडिया, किसी ने कोई ब्रेकिंग न्यूज चलाई, किसी ने नहीं चलाई। बिकॉज क्रेडिबिलिटी जब आपकी लूज हो जाए और तो फिर इसमें दुनिया जाहिर है आपको कि वैल्यू उनके वॉर मॉन्गर मीडिया का भी बहुत हद तक हाथ है, जिन्होंने फिल्माया हुआ था शायद बॉलीवुड की फिल्म की तरह कि लाहौर का पोर्ट उड़ गया और मुल्तान का सियालकोट का पोर्ट उड़ गया, एंड द स्टोरी इज सो फनी। बट कमिंग टू द अदर टॉपिक विच इज रिलेटेड टू द अटैक रिसेंटली हैपेंड इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद भी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा जो मुहिम चलाई गई, अफगानिस्तान के कुछ अकाउंट्स थे, भारत के कुछ अकाउंट्स थे, अब कहानी वो भी खुल के सामने आ गई कि वो बाप बेटा जो है दे बिलोंग टू इंडिया, और वहाँ की रियासती जो पुलिस है उन्होंने इस बात की तस्दीक भी करती है। ये इसके बाद आप समझते हैं कि पाकिस्तान का केस स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि दहशतगर्दी के वाक़यात में, चाहे वो कनाडा में हो सिख लीडर को मरवाने का, या अमेरिका में हो टारगेट किलिंग का, इंडिया हर जगह मुलव्वस है। देखिए फरवद, ये जो न्यू वॉरफेयर आई है ना, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कह लें इसको, इंफॉर्मेशन कह लें इसको, डिजिटल वॉरफेयर कह लें, ये एक रियलिटी तो है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आने वाली जंगें हैं वो सरहदों पर कम होंगी, फिजाओं में कम होंगी, समुद्रों पर कम होंगी। अगर होंगी तो उनको बैक किया जाएगा नैरेटिव, ये परसेप्शन बिल्डिंग से। सारी दुनिया यही कर रही है, इजराइल भी यही कर रहा है कि गजा पे उसने 2-2.5 साल बॉम्बिंग की, लेकिन अगर उनका मीडिया उठाएं या उनका स्पॉन्सर्ड मीडिया उठाएं तो वो कहते थे हम तो सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, हम तो बड़े मासूम लोग हैं, ये तो बड़े जालिम लोग हैं जो हम पर हमले करते हैं, तो हम तो उनको एलिमिनेट कर रहे हैं। यानी परसेप्शन बिल्ड हर मुल्क करता है, लेकिन जब आप झूठ पे बिल्ड करेंगे तो आपकी सबसे ज्यादा जो पहली चीज कुर्बान करनी पड़ती है वो आपकी अना और एक आपकी क्रेडिबिलिटी, जो मैं पहले कह रहा था। देखिए, या इंडिया के जो चैनल्स ये कहना शुरू हो गए थे कि पाकिस्तानी है, कितनी जल्दी फिल्टर आउट हुआ। जो न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर जो है, इसी को आपने नोट किया होगा कि हम सारी दुनिया में देख रहे हैं। जब आप डिस्क्रेडिटेड बात करते हैं तो इसका एक नुकसान भी है, न्यू वॉरफेयर जो आ गई है साइकोलॉजिकल या इंफॉर्मेशन, और एक फायदा भी हुआ है। नुकसान ये हुआ है कि आप बड़ी जल्दी ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं, स्प्रेड करते हैं, बिजली की तरह पूरी दुनिया के चैनल चलाना शुरू कर देते हैं उस नैरेटिव को। अब फायदा ये हुआ है कि उतनी ही जल्दी फिल्टर आउट हो जाती है, बिकॉज स्क्रीन्स इतनी ज्यादा हैं। जर्नलिज्म सारे तो नहीं खराब हो गए, बहुत सारे जर्नलिस्ट रिस्पॉन्सिबल हैं, सेन हैं, रिसर्च करते हैं, वेल थॉट आउट है, क्रेडिबल है। दुनिया फौरन तह पर पहुंचकर, आपने देखे 24 घंटे के अंदर पहले ये इंसिडेंट होता है, दोपहर तक पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, शाम को पाकिस्तान का डिनाई हो जाता है, और आज सुबह क्लैरिटी आ गई कि किससे ताल्लुक है, कहां ट्रेनिंग हासिल की, ये सब कुछ। दैट मीन 24 घंटे के अंदर सारे का सारा फिल्टर आउट होके जो एंड गेन होता है, देखिए हो क्या रहा है, ये स्पेशली इंडिया या कोई इस तरह का मुल्क कोई भी कोशिश करता है, वो इंफॉर्मेशन को ओवरलोड करते हैं लोगों से। अब वो ये भूल जाते हैं कि लोग इंफॉर्मेशन फटीग का शिकार हो गए हैं, यानी कि उनके पास टाइम ही नहीं होता आम लोगों के पास रिसर्च करने का। लेकिन मीडिया का तो, जिनका ब्रेड एंड बटर है, जिन्होंने सर्वाइव करना है, जिन्होंने अपनी जगह बनाई है इतने सालों में, वो तो फौरन रिसर्च करके आपके सामने रख देते हैं। अगर मैं ना चाहते हुए मेरे सामने आ जाता है कि ये कौन लोग थे, बैकग्राउंड क्या था, किसने कत्ल किया, किसने टेररिज्म स्पॉन्सर किया। तो आई थिंक ये न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। लेकिन नैरेटिव बिल्ड करना एक और चीज होती है, लेकिन झूठ पर बिल्ड करना एक ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है, जो बहुत जल्दी एक्सपोज होता है, उसकी बहुत शॉर्ट लिव्ड लाइफ होती है। एग्जैक्टली और इस सिलसिले में मेरा ख्याल से भारत बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज हो चुका है इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी और पूरी दुनिया के सामने। बहुत शुक्रिया एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, हम गुफ्तगू कर रहे थे। और एस्टॉनिशिंगली इस रिपोर्ट में भी वो बात की गई है बरतानवी जरीदे की कि 96% कैमराज वो हैक्ड बाय पाकिस्तान एयरफोर्स साइबर विंग, जो कि अमेजिंग एक अचीवमेंट है, क्योंकि हम 5th वॉरफेयर की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि कैसे अब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर हम दाखिल हो गए हैं। और पाकिस्तान ने ना सिर्फ फ़िज़ाई बर्तरी हासिल की है, ना सिर्फ पाकिस्तान ने बताया है कि उन्हें तैयारे उड़ाने भी आते हैं और गिराने भी आते हैं दुश्मन के, बल्कि ये भी बताया है कि हम टेक्नोलॉजी के मैदान में भी आपसे खासे आगे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं तो जो हमारी सियासी मैदान में हलचल हो रही है उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए
21 फरवरी की तारीख का स्केड्यूल जारी कर दिया है, जबकि इंडिया दिया है कि पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात जल्द कराए जाएंगे। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने पंजाब में आमदा इंतखाबात के लिए कोर्ट से रुजू कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2017 में तरमीम कर दी गई है, जिसके बाद बल्दियाती इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर कराए जा रहे हैं। हुकूमत के इस एक्ट से जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर कराने का हुक्म दिया जाए। कोर्ट ने दरख्वास्त की समाअत मुकर्रर करते हुए फरीकैन को नोटिस भी भेज दिया है। अब बल्दियाती इंतखाबात को लेकर पंजाब हुकूमत मुतहरिक है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कमर कस ली है और लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में भी जियाला मेयर बनाने के लिए पीपल्स पार्टी मनसूबाबंदी कर रही है। हुकूमती इत्तेहादी जमातें बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी में हैं, जबकि तहरीक इंसाफ असेंबलीज के ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट करती फिर रही है। सेनेट और असेंबलियों की कमेटीज से इस्तीफे देकर बाहर आ चुकी है और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत कम कर चुकी है, जबकि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए ना तो वर्कर को बाहर निकाल पा रही है और ना ही हुकूमत से कोई बातचीत करने में कामयाबी मिल पा रही है। तहरीक इंसाफ क़यादत में इख्तिलाफ़ात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि साबिक सीनियर क़यादत जो है वो पार्टी से तकरीबन बाहर हो चुकी है और जो मौजूदा है उनका आपस में कोई मुशावरती अमल और बानी तहरीक इंसाफ की बहनों के मीडिया बयानात की वजह से मामलात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि उनके पास दो ही ऑप्शन बचे हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात के तौर पर खुद माइनस हो जाए या फिर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करके नई क़यादत सामने आ जाए। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत बानी की कॉल पर तहरीक चलाने का ऐलान तो करती है, मगर तहरीक चलाती नज़र नहीं आती। अब ये कॉम्प्रोमाइज़ है या फिर किसी डील के लिए पेशगी सियासी हथियार डालने की हिकमत अमली, ये तहरीक इंसाफ क़यादत ही वाज़े कर सकती है। ताहम हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने के लिए एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। मौजूदा सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असेंबली शर्मिला फारूकी साहिबा, इनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सीनियर वकील फैसल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी विरसा और सकावत मामले खुसूसी वज़ीर आज़म हुज़ैफ़ा रहमान साहब भी हमारे साथ होंगे। शर्मिला साहिबा, ज़ाहिर है कि हम पॉलिटिकल डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन आज 16 दिसंबर है, सकूत ढाका एक तो इस लिहाज से पाकिस्तान के लिए ये तारीख़ का एक स्याह बाब है। दूसरा इसी रोज़ 2014 में APS जैसा दिलखराश वाक़या पेश आया था और आज 16 दिसंबर है। आप समझती हैं कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक बहुत लंबे अरसे से जंग में मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं, कामयाबी उस तरीके से मिल पाई है जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा था? जी शुक्रिया फरवा। देखिए, एक तो सकूत ढाका का सानहा, इसमें पाकिस्तान जो है वो दो लख्त हुआ, वो भी एक बहुत ही तकलीफ पे मरहला था और तारीख का एक ऐसा बाब है जिसे अगर हम दोहराते भी हैं तो तकलीफ पहुंचती है। उसके बाद जब आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर दहशतगर्दी का ये एक सानहा हुआ जिसमें 131 बच्चे जो हैं शहीद हुए और टीचर्स भी शहीद हुई, ये एक ऐसा दिल दहला देने वाला सानिया था जो आज तक हमारे दिलों में ताज़ा है। 11 साल गुजर गए आज, लेकिन वो जो तकलीफ है वो आज भी जब हम तस्वीर देखते हैं बच्चों की तो आज भी वो तकलीफ होती है। और इस दहशतगर्दी की जंग में जो लाजवाल कुर्बानियां पाकिस्तानियों ने दी हैं, माँ बहन बच्चों ने, बूढ़ों ने, और जो मुसल्लह अफवाज के नौजवान हैं, वो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के सुनहरी बाब में लिखी तो जाएंगे, लेकिन इन सानियात के बाद हमारा जो एक अज़म है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना, वो और पुरअज़म हो जाता है। कुछ अरसा तो कुछ बेहतरी आई थी, लेकिन अब आप देखते हैं वो बिलखुसूस अगेन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी की लहर उठी है वो फिर दिल दहला देने वाली है और वो सूबा डिसफंक्शनल है, PTI उसमें हुकूमत में है, अवाम की दाद रसाई नहीं, तकलीफ होती है, दुख होता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान का एक सूबा या कोई एक हिस्सा भी तकलीफ में हो, पूरा पाकिस्तान तकलीफ में रहता है। करेक्ट। अनफॉर्चुनेटली मैं समझती हूँ कि कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन जब तक सूबे में विराजमान जो हुकूमत वक्त है
वो इसको ओन नहीं करेगी और अपने लोगों की हिफाजत नहीं करेगी, वफाक के साथ कोऑपरेशन नहीं करेगी, मामला किसी हद तक तो थमेगा, लेकिन वो एक उसका पायदार हल नहीं निकल पाएगा। अ, हमारी कोशिश यही है कि हम उसके लिए आवाज उठाते रहें, और जो दहशतगर्द हैं उनका जो खात्मा करना है, हमें पूरा एतमाद और एतबार है अपनी मसल्ह अफवाज के ऊपर, हमारी पाक अफवाज पे, कि वो जिस तरीके से ना सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जंग लड़ें, बल्कि दे आर अ बुलवॉक अगेंस्ट टेररिज्म इन द एंटायर वर्ल्ड, कि हम उन तमाम दहशतगर्दों का खात्मा करते हैं जो शायद दुनिया भर में भी दहशतगर्दी फैला सकते हैं, जबकि पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर है और सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने जानी तौर पे भी और माशी तौर पे भी पाकिस्तान ने नुकसान उठाया है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है और अफगानिस्तान को एक प्रॉक्सी बना के कर रहा है। हमारे जो नेबर्स भी हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे ख्याल से अभी दुनिया से ढकी छुपी बात भी नहीं है। फॉर इंस्टेंस जो सिडनी में वाक़या पेश आया, इंतहाई दिलखराश था, उसके पीछे जो पूरा प्रोपोगेट किया गया अगेंस्ट पाकिस्तान, उसका जो सच सामने आया है उसकी तो सारी कड़ी जाके भारत से मिलती है। तो ये एक और भी मामला है पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का लेकर। पंजाब में ज़ाहिर है कि बल्दियाती इंतखाबात आप लोगों की डिमांड भी है और होना तो ये चाहिए कि अक्सर पूरे में बल्दियाती इंतखाबात हो। ये जो 2017 इलेक्शन एक्ट है उसमें जो तरमीम की गई, उसके बाद गवर्नर साहब ने दस्तखत भी कर दिए और फिर 4 हफ्तों का टाइम भी लिया गया। इसके खिलाफ जो है जमात इस्लामी भी गई हुई है कोर्ट में। आपको लगता है कि ये बल्दियाती इंतखाबात, लोकल बॉडी इलेक्शन, ये हो सकते हैं पंजाब में? अच्छा देखिए, पंजाब तो खैर बल्दियाती इंतखाबात कराना ही नहीं चाहता था। कई बार इन्होंने इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा है, और अब भी जो ये बल्दियाती इंतखाबात कराने का अंदिया दे रहे हैं, ये अदालत के कहने पे ऊपर दे रहे हैं, अदालत के हुक्मनामे के बाद दे रहे हैं, वरना इनका कोई इरादा नहीं है। ये जो बात करते हैं ना कि इक़्तिदार की मुंतकिली अवाम तक और अवामी नुमाइंदों तक, इसमें ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा। और उसके बाद जैसे ये अदालत से ऑर्डर आए, इन्होंने एक कमेटी बुलाई, स्टैंडिंग कमेटी पंजाब की, और इन्होंने एक तरमीम पास करा दी जिसमें बिल्कुल ही ये जो इनका जो लॉ है, जो बल्दियाती कानून है, वो बिल्कुल ही टूथलेस हो गया। कोई इख्तियारात नहीं होंगे जो अगर इलेक्शंस हो भी जाते हैं। बहरहाल अभी बड़ा टाइम बाकी है। मुझे लगता है कि अगर जमात इस्लामी चली गई है अदालत में तो नोटिस होगा, कोई ना कोई स्टे हो जाएगा, तो ये मामला लंबा चला जाएगा। मुझे नहीं लगता यानी कि आपको ये लोकल बॉडीज बनती हुई इतनी आसानी से दिखाई नहीं देती। उज़ैफर रहमान साहब, पहले तो मैं चाहूंगी कि आप 16 दिसंबर के ऊपर अगर कुछ कहना चाहें, क्योंकि हम अभी भी जंग में हैं टेररिज्म के खिलाफ, और आपकी शिकायत है कि एक सूबा आपके साथ वर्किंग रिलेशनशिप में नहीं है। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, बिल्कुल 16 दिसंबर जो है वो ज़ाहिर है हमें याद दिलाता है सानिया एपीएस की, और उसके बाद एक अच्छा कदम उठाया था उस वक्त की तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने, और हमारे साथ एक पेज पर बैठे थे, नेशनल एक्शन प्लान बना, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी थी। और आपने देखा कि 2014 में जब पूरी सियासी क़यादत जो है वो सर जोड़ कर बैठी आपकी अस्करी क़यादत के साथ, तो पूरे मुल्क से दहशतगर्दी एलिमिनेशन आसान हुई। ऑपरेशन राह रास्त हुआ, उसके बाद ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ, सवात से जो है मौलवी फजलुल्लाह जैसे दहशतगर्दों को हमने निकाला। तो मैं समझता हूँ कि 16 दिसंबर इस बात की याद दिलाता है कि आज भी अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो दहशतगर्दी के नासूर से हम निपट सकते हैं। चाहिए कि हम ये कहें कि एक सूबा कहे कि नहीं हम मरकज को नहीं मानते, हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे, हम जो है वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। देखें, पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट की होती है, राय सबकी होती है। आप बंद कमरे में अपनी राय जरूर दें और आपकी राय का एहतराम भी किया जाएगा अगर उसमें लॉजिक मौजूद होगी। आप शुरू में कह रहे थे मुज़ाकरात किए जाएं, तो हम मुज़ाकरात से उस वक्त इनकार कर रहे थे, या हम कह रहे थे कि नहीं मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया, लेकिन फिर हालात ऐसे बने, कुछ बिरादर इस्लामी ममालिक बीच में आए, आपने देखा टर्की और कतर के जो है पुरजोर इसरार में मुज़ाकरात भी हो गए। पूरी दुनिया के इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर हैं, 2 ममालिक हमारे बिरादर ममालिक हैं, वो आई विटनेस हैं कि मुज़ाकरात सबोताज तालिबान ने किए। उसके बाद तो आपको कोई गुंजाइश नहीं रह जानी चाहिए थी कि आप कहते हैं कि नहीं जी हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ हैं और ऑपरेशन करते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल घर का बड़ा कोई फैसला कर रहा होता है और आप उस फैसले के नाकिद होते हैं, इख्तलाफ रखते हैं, तो आपकी राय की हद तक जो है वो जरूर होता है
जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज आती है तो सारे मुत्तहिद हो जाते हैं। तो आज मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को चाहिए कि सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से जो सूबा मुतासिर हो रहा है वो केपीके है, और आज अगर हम इकट्ठे ना हुए तो जाहिर है उसका आपको फायदा लगता है दहशतगर्द उठाएंगे। केपी के जो वजीर आला हैं सुहेल खान हफीज साहब, चूँकि उनके बारे में अता साहब ने कहा कि वो अच्छा बच्चा बन गए हैं, अगर वर्किंग रिलेशनशिप वो रखते हैं तो इस तरह अच्छा चल सकता है। और इमरान खान के साथ अब हम सवाल ये है कि क्या मुलाकात भी आप लोग करा सकते हैं, क्योंकि वो इतना तो आप लोगों के लिए कर रहे हैं कि वो ना तो कोई बड़ा एहतजाज प्लान कर पा रहे हैं या कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो स्पेस भी सीम्स लाइक के दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातों में अगर 2 साल कोई पाबंदी नहीं रही या एतराज नहीं रहा तो अब भी ना होता। लेकिन जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की गई, इवन के मैं आपको बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के सफ़े अव्वल के अहम तरीन रहनुमा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि अल्लाह ने सबके ऐबों में पर्दा डाला हुआ है, अल्लाह हमारे ऐबों में पर्दा डाले रखे, लेकिन उन्होंने हमें आगे कहा कि अगर बानी से हमारी मुलाकात होगी, ये हमें 26 नवंबर 2025 की कॉल का कहेगा। अच्छा। और इस मर्तबा जो है ये इसको फाइनल कॉल बनाएगा, और उससे खून रेजी का खदशा है। हम अगर जत्थे यहाँ लेकर आते हैं, इस्लामाबाद पुलिस अगर उन्हें रोकती है, और इवन के उन डेज में दहशतगर्दी का भी खतरा था कि टेररिस्ट जो है वो उसी मॉब के अंदर आ जाए, यहाँ पर खुद कुछ धमाकों का खतरा था। अच्छा। तो उसमें जाहिर है हमने मुलाकातें रोकी, और उसके बाद जिस तरीके से उनकी आपने ये बहनों ने बयानिया मुलाकातें बनाया, वो एक सीनियर पार्टी के रहनुमा की रिक्वेस्ट पे रोकी कि वो नहीं चाहते थे कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात? नहीं, एक से जायद रहनुमाओं ने हमें कहा अच्छा। कि बानी तहरीक इंसाफ जो है वो एजुटेशन पे बिलीव करते हैं, और उनका बड़ा प्रेशर है कि मेरे से मुलाकात के बाद एहतजाज की फाइनल कॉल दी जाए। हमने फिर उन डेज में उसको बंद किया। सुहेल अफरीदी साहब ने लेकिन जो 2 दिन पहले जबान इस्तेमाल की कि हम कफन बांध कर आएंगे इस्लामाबाद की तरफ, और इस किस्म की बात जो एक सूबे का वजीर आला को जेब नहीं देती, तो जाहिर है उसके बाद वो मुलाकातें बंद हुई। अगर वो मुलाकात करना चाहते हैं बानी तहरीक इंसाफ से, तो पहले मरहले में तो हम उनकी फैमिली की मुलाकातें बहाल करने को तैयार हैं, ठीक। लेकिन फैमिली वो काम ना करे जो पिछली मुलाकात में किया, मुतनाज़ा ट्वीट, इदारों के ऊपर तनकीद। ये और जो जिस साहब किस्म क्या की बात ज़बान बता वो रहे इस्तेमाल हैं जो करते आपके हैं। पास आए, मैं आप बेशक नाम ना लें अगर आप नाम नहीं लेना चाहते, ये मौजूदा क़यादत में से हैं, फॉर्मर क़यादत में से हैं? जी मौजूदा क़यादत। अभी जो पॉलिटिकल नई इन्होंने लीडरशिप बनाई है, इसके अंदर मौजूद हैं केपीके के जो है इंतहाई अहम रूहे रवां हैं, और जाहिर है बानी तहरीक इंसाफ के बड़े करीब हैं, लेकिन उन्होंने कोई अपनी जमात के खिलाफ बगावत नहीं की। उन्होंने एक लॉजिकल बात की कि बानी अंदर बैठे हुए हैं, अगर मुझे कहा जाएगा कि जी आप पूरे सूबे समेत चढ़ाई कर दें तो मैं मरकज पे कैसे कर सकता हूँ। वो कानून को समझते हैं, उन्हें अंदाजा था कि गवर्नर राज भी लग सकता है, सुबह हुकूमत भी जा सकती है। तो बेसिकली बात यह है कि बानी तहरीक इंसाफ जो बयानियां उठा रहे हैं या जो बातें करते हैं, बैरिस्टर गौहर समेत सुहेल अफरीदी इवन के उनका बयानियां उठाने को तैयार नहीं है, लेकिन जाहिर है वो तकारीर सख्त कर जाते हैं, बाद में उन्हें एहसास होता है, फिर वो 2 कदम पीछे हट जाते हैं। ठीक। फैसल जॉय साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है उज़ैफा रहमान साहब की? वो कह रहे हैं कि हमारे पास क़यादत के कुछ लोग आए, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि मुलाकात अगर हो गई तो फिर ये 26 नवंबर 2025 को फिर फाइनल कॉल होगी। तो ये तो सर वो उनके बकौल तो ये तो अंदर के लोग आकर कह रहे हैं कि मुलाकात ना कराएं, फिर हम लोग क्यों ये रोज टीवी पे बैठ के बात करते हैं कि मुलाकात नहीं हो रही, मुलाकात नहीं हो रही? सर बात ये है कि फरवा इन्होंने कानून और आइन पे चलना है या लोगों की ख्वाहिशात पे चलना है या अपनी ख्वाहिशात पे चलना है? नहीं सर, उन्होंने तो कानून बचाया है। इशू है। अगर इस्लामाबाद चले जाते फिर वो कहते हैं हमें पाबंदी लगानी पड़नी थी, फिर हमें सूबे से गवर्नमेंट भी आप भेजनी पड़नी थी पीटीआई की, फिर लाठीचार्ज। मां सदके एने साडे हमदर्द, मतलब मैं कुर्बान जाऊं कि वफाकी हुकूमत इतनी हमदर्द आ गई। नहीं, वो हुज़ैफा जो है ना वो बड़े समझदार आदमी है। हुज़ैफा जब बकरा काट रहे होते हैं तो उसको अपनी जुबान में कहते हैं इंशाल्लाह तेरी हयाती होवे, साथ में छुरी फेर रहे होते हैं। तो हुज़ैफा जो है ना बड़े इसमें मीठे मीठे जो है वो आदमी है बड़े, तो ये कर रहे हैं। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है फरवा, वो ये है कि सारी जो आप इसको जूम आउट कर लें, पीटीआई मुलाकातें करना चाहती है, ये नहीं कराने देते, उससे आप बाहर निकलें। आप ये देखें कि इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है। मुल्क में मुआशी, सियासी, आईनी, कानूनी, अदालती, एडमिनिस्ट्रेटिवली, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से बहरान है, अदम इस्तेहकाम, हर तरह का अदम इस्तेहकाम। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, पैसे लोग लगा नहीं रहे हैं, मिलें बंद हो रही हैं,
हर लाख के करीब बंदा एप्टमा कहती है फारग कर चुके टेक्सटाइल से, इसका मतलब है लाख फैमिली। पॉवर्टी लाइन से नीचे पाकिस्तान की आधे से ज्यादा आबादी चली गई है। कोई सी जगह पे आपको खैर की खबर नहीं है। SAFC के जो इनके हेड हैं वो कह रहे हैं जी कि इस टैक्सेशन रजीम में कारोबार नहीं हो सकता, बाहर के लोग आपके पैसे लगाने को तैयार नहीं है। इस सारी सूरत हाल में आप सियासी अदम इस्तेकाम जिसको आप कम कर सकते हैं उसको भी आपने बीच में अल्लाह जो है वो दहकाए रखते हैं। कोई दुनिया की ये पहली हुकूमत है जो कि स्टेटस को के बरअक्स जाके काम करी, वरना नॉर्मली जो हुकूमतें होती हैं वो स्टेटस को पे काम करती हैं, उसकी वजह से उनको सूट करता है। ये जो डिस्टर्बेंस होती है या गुफ्तगू होती है इस किस्म की, ये तो सियासतदान करते रहते हैं। अब पहले ये कहते थे जी कि हमने जो है इसकी वजह से किया, फिर आप ये हमारे वो बंदों के ऊपर, आप उन बंदों के नाम क्यों नहीं देते? आप उन बंदों के नाम बताएं ताकि उनसे पूछा जाए कि भाई आपने ये क्यों कहा, किससे कहा। तो इशू ये नहीं है, इशू ये है कि इस हुकूमत की क्योंकि नहीं, लेकिन इससे एक पाँव चीज नहीं है तो जो जमीन सब पे। क्लियर हो गई ना, आप लोगों को भी तो शिकवा था कि पार्टी की क़यादत जो है वो विकेट के इस तरफ भी खेल रही, उस तरफ भी खेल। चले एक साइड से तो क्लियर हो गए हुज़ैफा रहमान साहब की बात से कि वो गवर्नमेंट के साथ इन टच हैं और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझेंगे अगर उन्होंने मशवरा दे दिया और गवर्नमेंट ने उस पर इम्प्लीमेंट कर दिया। आप बेशक सदके वाली। भाई गवर्नमेंट से कौन इन टच है? मैं उसको शाबाश दूं जाके अच्छा, कि भाई तू एक अक्लमंद आदमी है इस पूरे रेवड़ में जो कुछ सैनी बात कर रहा है। अगर आप गवर्नमेंट से इन टच या एस्टैब्लिशमेंट से इन टच होते हैं जो भी लोग हैं, मैं तो उसकी फेवर में हूँ। मतलब आपने जो बात करनी है, जो रिजॉल्व निकालना तो वहीं से निकालना है। अब लेकिन जो जेल के बाद पिछली मंगल के बाद गुफ्तगू हुई है, मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी सूरत हाल इस वक्त है जिसमें ये बात कर सकें। ये गवर्नमेंट चाहे भी तो बात नहीं कर सकती। ठीक। आई एम श्योर, और हमारे काफी दोस्त हैं, जफर जैसे अच्छे लोग भी हैं, वो चाहते हैं कि गुफ्तगू हो, लेकिन ये गुफ्तगू हो नहीं सकती। उसकी वजह ये है कि ये जिस एडिफिस पे, जिस बुनियाद पे ये खड़े हैं, वो उसकी इजाजत नहीं दे रहे। और जब तक वो इजाजत नहीं देंगे मुज़ाकरात नहीं होंगे। देखिए जो 20-21 को कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें नून लीग को ना बुलाना मैं समझता हूँ गैर सियासी बात है। उनके जो अकाबरीन हैं उनको फौरन बुलाना चाहिए हुकूमत को। ठीक। और मेरा ख्याल है कि अगर वो बुला के नहीं आएंगे, जैसे पीपल्स पार्टी का मुझे काफी हद तक यकीन है कि शायद वो ना जाएं, इसी तरह मौलाना साहब भी शायद खुद ना जाएं, क्योंकि इस वक्त हालात नहीं, इस वक्त आग लगी हुई है और जलती आग में तो कोई भी नहीं कूदता ना जी। PTI की तो ऑप्शन ही महदूद है, उनके पास तो कोई और ऑप्शन है कोई नहीं, वो तो इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। तो बाकी जो जमातें वो किस खुशी में इस अलाव में छलांगे मारेंगी। तो इसलिए जो एक पॉलिटिकल इवेंट है PTI को, उसका भी वेट करना है, क्रिएशन तो कर नहीं सकते। देखिए ना आप रोजाना वहां पे मैं इस बात को थोड़ा सा और भी आगे बढ़ाना चाहूँगी, चूँकि आजकल सिचुएशन ये है कि -1 की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और जितने भी आप तीनों हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, शमीला फारूकी साहिबा की जमात हो गई, हुज़ैफा रहमान साहब की होगी, आपकी तो आप मुंसलिक करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपने आप को, आप लोगों के भी बानी इमरान खान साहब को माइनस करने की बात हो रही है। शमीला साहबा, ये जो -1 का फॉर्मूला है, ये आपको लगता है कि कामयाब होता है? चले अल्ताफ़ हुसैन की एग्जांपल हम कोट कर सकते हैं, नवाज शरीफ साहब भी माइनस हुए हैं या नहीं हुए आपकी नज़र में, और क्या इमरान खान साहब को माइनस कर सकते हैं? देखिए जी, -1 का फॉर्मूला मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जमातों के लिए इस्तेमाल किया गया। आपने अभी एग्जांपल दी अल्ताफ़ हुसैन की। अल्ताफ़ हुसैन में ये इसलिए कामयाब हुआ बिकॉज अल्ताफ़ हुसैन वाज एंटी पाकिस्तान और वो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते थे, उनके इंडिया से भी ताल्लुकात थे और मैं वो नारे नहीं दोहराना चाहती, और उनकी जमात ने खुद उनसे डिस्टेंस क्रिएट किया। फिर वो दो फैक्शंस, दो धड़ों में आ गई, एक है हैदराबाद, एक PIB कॉलोनी, हाँ जी, जो भी हो गया, मुझे तो नाम भी सही से नहीं याद है। अब यहाँ पर भी इससे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, वो ये है कि जो इमरान खान के अपने ट्वीट्स होते हैं या जो उनकी घर वालों की गुफ्तगू होती है, वो अगेन पाकिस्तान की मसल्लह अफवाज के खिलाफ है। और पिछले दिनों जो आपने DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें तो मेरा ख्याल है कि इसमें अब कोई किसी को शक व शुबात नहीं रहने चाहिए कि मामला किस हद तक और किस ग्रेविटी तक पहुंच गया है कि जाहिरी बात है कि जब आप बराह रास्त नाम लेके
फौज के सरबराह को इस किस्म की उनके खिलाफ बातें करेंगे तो फिर तो इदारा खड़ा होगा ना। और वो सरबराह जिसने अभी पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ जंग में एक ऐसी वाज़ेह फतह दिलवाई है जिसको पूरी दुनिया ने सराहा, एंड दे आर अल्टीमेट डिफेंडर्स। तो यहाँ पर और फिर 9 मई का वाकया किसी से ढका छुपा नहीं है कि फौजी तनसीबात पे चुन चुन के मारा गया, ठीक। चुन चुन के हमला किया गया। अब अगर ऐसे माहौल के अंदर जब आप एक सियासी जमात का सरबराह या एक ऐसी सियासी जमात के लोग जो अपनी ही कौम को अपने मुसल्लह अफवाज के खिलाफ खड़े कर दें, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल ना। तो यहाँ लेकिन तो ये 9 फिर मई के सियासत बाद ही नहीं लोगों रहती ने ना, वोट डाले उनको। ये तो फिर वोट भी डाले लोगों ने, डाले। निशान देख देख के। बहुत से लोगों ने माफी मांग के वो उस जमात से अलग हो गए, ठीक। और बहुत से लोग दीगर जमातों में आ गए, वो भी जीते इलेक्शन। जो पीएमएल में आए, जो पीएसपी में गए, वो भी जीते। और वो तो उनके राइट हैंड और सेकंड हैंड थे ना इमरान खान के उस वक्त। अलबत्ता वो कोई नाम नहीं लेना जहांगीर चाहती, तरीन शायद साहब ने उनको कोई अच्छा ना बनाई लगे। थी, क्या था इस्तेकामे पाकिस्तान में तो उसमें से जीते ना, अलीम खान जीत गए उसमें से, उनमें लेकिन वो जो एक्सपेक्ट किया ओन जा रहा था चौधरी कि जीत गए। परफॉर्मेंस होगी वो हुई नहीं है, वो उस जमात की भी हुई नहीं, फिर वो नहीं, इतनी जल्दी जमात बन के उनको 2-4 सीटें मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है। रिजर्व सीट पे भी उनकी एक आध खातून आ गई हैं, तो उनके कुछ 4-5 सीटें तो हो गई ना। लेकिन ये तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड मैन थे इमरान खान के, वो भी जीते। तो नैरेटिव तो रहा, लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये फिर ये सियासत नहीं है, फिर ये एक जाती दुश्मनी हो जाती है। आप अपनी ही मुसल्लह अफवाज के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते ना, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। तो ये नहीं, आपकी बात सुन के मुझे ऐसे लगा है कि सिनेरियो में अगर तो- आप अब मुसल्लह अफवाज के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो फिर तो ये -1 का फॉर्मूला ट्वीट नहीं कर रहे, पूरा सिर्फ नैरेटिव फरवा सेट कर ट्वीट रहे हैं। नहीं 9 कर मई रहे से हम ना, शुरू कर लेते हैं, उससे ट्वीट पहले से बल्कि पूरा शुरू कर 9 लेते मई हैं। का आप उठा लेना। 9 मई को जो कुछ हुआ वो तो फिर एविडेंस अदालत के सामने सजाई ठीक, हुई और ना उसमें लोगों फैज को। हमीद का कोर्ट मार्शल हो चुका है और सोर्सेज ये बता रहे और फिर कहते हैं। फैज मैं हमीद वापस का आती हूँ कोर्ट शर्मिला साहिबा, मार्शल। ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं वापस आती हूँ ताकि आप अपनी बात भी मुकम्मल करें। हुज़ैफा साहब भी मौजूद हैं, फैसल चौधरी साहब भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। और ये जो कोर्ट मार्शल है, इसके बाद बहुत कुछ प्रिडिक्ट किया जा रहा है। अभी तो वो फैसल वाडा साहब की ज़बान में कि अभी तो ये शुरुआत है, यानी कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या वो नतीजा, मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के हक में होगा, उसके बाद पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा, या ये ऐसे चलती रहेगी कंपनी? एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। हुज़ैफा रहमान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी शर्मिला साहिबा की भी और फैसल चौधरी साहब की भी, और मैंने भी जाते हुए फैज़ हमीद साहब का रेफरेंस दिया है कि कोर्ट मार्शल हुआ है और फिर पार्टी भी शुरू हुई है। ये कहाँ तक पार्टी जाएगी? इसके बाद आप लोग कहाँ कहाँ और प्रेडिक्शन हो सकती है कि हाथ डालेंगे? क्योंकि बानी का भी नाम सामने आ रहा है कि शायद अगला नंबर उनका भी लग सकता है। जी बहुत शुक्रिया जी फरवा साहिबा। मेरी गुजारिश ये है कि ज़ाहिर आप एक जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, एंकर हैं, आप प्रेडिक्शन कर सकती हैं। हुकूमतें प्रेडिक्शन पे नहीं चलती, हुकूमतें फैसले लेती हैं या जो कानून की रोशनी में जो शवाहिद होते हैं उस पर एक्शंस लेती हैं। तो बेसिकली 9 मई में बहुत सारे एविडेंस मौजूद हैं और बानी तहरीक इंसाफ की अपनी ज़बान ही सबसे बड़ा एविडेंस है। और जिस तरीके से आज के दिन तक उन्होंने उस सानहे को ना कंडेम किया, ना इवन कि उन लोगों को डिस्टोन किया, उन लोगों से डिस्टेंस अख्तियार किया जिन लोगों ने उस सानहे की बुनियाद रखी या इवन कि उसे उभारने में अहम किरदार अदा किया। उनकी अपनी सगी बहन के बेटे जो है, जो कुछ उसने किया कोर कमांडर हाउस के बाहर, वो किसी ढका छुपा नहीं है। और बाकी लोग भी उनके, अगर वो उन लोगों से डिस्टेंस अख्तियार कर लेते और उस सानहे को बिल्कुल एक मुल्की सलामती के लिए एक इदारे के खिलाफ मुनज़्ज़म बगावत तस्लीम करते हुए डिसोन करते, तो ज़ाहिर आज हम कह सकते थे कि आपको एविडेंस जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें तो ज़रा 2 + 2 4 है, और जितने भी लोग हैं आप कह रहे हैं कि एविडेंस भी मौजूद है। और मुझे पूछने में बिल्कुल घबराहट महसूस नहीं हो रही है कि अगर आपके पास एविडेंस मौजूद हैं तो फिर तो -1 समझे हो ही गया ना आपकी नज़र में? नहीं, हम कोई -1 नहीं करना चाहते, ना हम करेंगे। हम सिर्फ उनका ट्रायल करेंगे। तो सर वो जो लॉ ऑफ लैंड मौजूद है उसके तहत जो है वो, जो भी उन्हें सजा होगी, नहीं वो जो उन्हें सजा होगी आप उसे माइनस समझें या आप उन्हें ऐड होना समझें। ज़ाहिर एक तरीके से तो वो ऐड हो जाएंगे, लेकिन जो है वो मुजरिमों में ऐड होंगे और सियासतदानों से माइनस होंगे, यूं इसको कर लें। लेकिन ये है कि कोई हमने विक्टिमाइज किसी को नहीं करना। हाँ,
जाहिर है अदालतें मौजूद हैं, अगर अदालतें समझेंगी कि हमारे एविडेंस कमजोर हैं तो वो बरी हो जाएंगे। जिस तरह जिन अदालतों ने 14 साल सजा दी है, जिन अदालतों ने उन्हें मुलाकात के हवाले से रिलीफ दिया, जिन अदालतों ने उनका वजीर आला बनाया KPK में, तो अगर वो अदालतें समझेंगी कि हमारे एविडेंस में जान है तो जाहिर है फिर बगावत के केस में उन्हें सजा होगी, और अगर जान नहीं होगी तो जाहिर है केस खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे ये नजर आ रहा है कि जिस तरीके से बानी तहरीक इंसाफ बिहेव कर रहे हैं और जिस एस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने मुस्तफीद होते रहे और उनका पाला पड़ा, ये वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। ये एस्टेब्लिशमेंट नाक की सीध में चलती है, कानून के मुताबिक चलती है, और बानी तहरीक इंसाफ ने अगर ये रविश अपनाए रखी तो जो है बाकी तो मुकदमात जाहिर है जिनमें सजाएं हो चुकी हैं वो एक तरफ, लेकिन 9 मई और बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें उनके लिए शदीद मुश्किलात पैदा होंगी। चले, आपने भी एक प्रेडिक्शन कर दी कि मुश्किलात पैदा होंगी। मुझे क्विकली ये भी बताइएगा, मैं अगले मेहमानों की तरफ जाती हूँ, कि ये जो हम MQM के साथ जोड़ते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि फैसल वाडा साहब मेरे प्रोग्राम में एक दफ़ा, बल्कि कुछ महीनों पहले उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि दिस इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट MQM वाला हाल होगा। तो MQM तो टेक्निकली टुथलेस है लेकिन गवर्नमेंट के साथ मौजूद है, तो इन्हें का भी कुछ हो सकता है सर? देखिए, MQM की बात बार बार लोग इसलिए करते हैं कि जब भी किसी सियासी जमात ने पाकिस्तान और अपना मुकाबला किया तो पाकिस्तान जीत गया, वो जमात हार गई। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पीपल्स पार्टी वो जमात के गिने चुने बंदे इक़्तिदार में भी तो आ जाते हैं। अब मुझे मुकम्मल करने दें बात, या आप कर लें, मैं बात मुकम्मल कर लूंगा फिर इसको ऐड कर लेते हैं। देखिए, शर्मिला फारूकी साहिबा की जमात भी एक लंबा अरसा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ रही, अपनी ओपिनियन देती रही। इसी तरीके से अगर आप बात करें PMLN की, तो उनकी भी एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक जो है वो एक राय रही, लेकिन कभी किसी ने पाकिस्तान से खुद को बरतर नहीं समझा, और ये पहली दफा हुआ, बल्कि पहले अल्ताफ हुसैन ने किया और अब ये काम जो है वो बानी तहरीक इंसाफ कर रहे हैं। अगर इस किस्म की सूरत हाल होगी तो जाहिर है पाकिस्तान ने जीतना है, उस जमात ने नहीं जीतना, इसलिए सब उसको MQM अल्ताफ हुसैन से लिंक करते हैं। और MQM का वो तबका जो जाहिर है पाकिस्तान में सियासत करना चाहता था, जो बानी MQM के नजरिए के खिलाफ था, वो ज़ाहिर सियासत कर रहा है। और इसी तरीके से तहरीक इंसाफ के लिए भी यही फार्मूला होगा। अगर कुछ लोग पाकिस्तान की मट्टी से जुड़े हुए हैं, वो मुहिब वतन है, वो बानी तहरीक इंसाफ के नजरिए से इख्तलाफ करते हैं, तो ज़ाहिर है उन्हें हम सियासत से नहीं रोक सकते, वो किसी न किसी शक्ल में यहाँ सियासत करेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं, हमने उसी नजरिए के साथ चलना है, तो फिर पाकिस्तान से ऊपर तो कोई नहीं है जी। अच्छा, शर्मिला फारूकी साहब, ये अभी जस्ट हुज़ैफा रहमान साहब ने ये बात कही है कि मुस्लिम लीग नून का भी एक एंटी एस्टेब्लिश नजरिया रहा है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, और मुझे वो गुजरांवाला का जलसा भी याद आ गया। बट क्या ऐसा चेंज हुआ कि थ्रू आउट जो है वो मुस्लिम लीग नून शायद वो बयानिए को थोड़ा थोड़ा करके पीछे लेके चली गई? ये सवाल मैं आपकी तरफ भी लेकर आती हूँ, लेकिन फैसल चौधरी साहब से पहले पूछ रही थी, क्योंकि इल्ज़ामात बड़े डायरेक्ट लग गए। चौधरी साहब, ये क्या बनेगा? -1 तो टेक्निकली मुझे तो लग रहा है हुज़ैफा साहब की बात सुन के कि हो गया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि -1 किस से, अगर है ये वहाँ पर तो सिर्फ एक 1 है, वो इमरान खान है, उसके अलावा कौन है? आप उनको माइनस करके क्या, PTI जो है इट्स ऑल अबाउट इमरान खान, बाकी जो है ना हो ना हो उनसे क्या फर्क पड़ता है? देखिए ना, कोई भी जो आपने अगर कोई बात करनी है या कोई एनालिसिस करना है, उसको बुनियाद होनी चाहिए ना। ये बात तो फैक्ट है। PTI की जो इनकम्बेंट लीडरशिप है, जो बाहर मौजूद है, वो तो 3 में ना 13 में, इवन फैमिली भी जो उस वजह से कि इमरान खान जो आपकी फैमिली है, जो वो बाहर आएंगे तो वो कुछ भी नहीं है, और ना ही लोग उनको पोलिटिकली फॉलो करते हैं या करेंगे। तो ये -1 की तो बात जहाँ पे होती है ना, जहाँ पे कोई जैसे नवाज शरीफ साहब को माइनस कर दिया गया और शहबाज शरीफ साहब को ले आए और उनकी बेटी को ले आए, तो वो खुद तो नहीं है, चलो उनके रिश्तेदार हैं, लोग समझते हैं कि चलो उन पे गुजारा कर लेते हैं। आप कह रहे हैं नवाज -1 नहीं होता पॉलिटिक्स में। नहीं, आप मुझे बताएं, जरदारी साहब पीपल्स पार्टी से माइनस हो सकते हैं, नवाज शरीफ नून लीग से माइनस हो सकते हैं, JUI से मौलाना साहब या ANP से नहीं हुआ करते। ये सियासत ही सियासत को माइनस करती है। किसको कहते हैं फैसल साहब? क्योंकि नवाज शरीफ साहब MNA तो बन गए, वजीर आजम नहीं बने, 2/3 अक्सरियत भी मिल गई है अब, लेकिन वो वजीर आजम वो बेसिकली वो ये कहते हैं, नहीं ये माइनस करना नहीं होता। माइनस का मतलब ये होता है कि आप फलां के बगैर, जैसे अल्ताफ हुसैन माइनस है, ठीक है ना, उनकी पार्टी जो एक नया धड़ा आप क्रिएट कर दे उनको माइनस करके, लेकिन अल्ताफ हुसैन से कंपैरिजन परवाह से नहीं बनता कि वो तो 2 शहरों का लीडर थे, 2 शहरों की पार्टी है, और बाकी जो है वो पूरे अभी भी 19 सीटें वो हारे। द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स
वर गिवन ऑन सोशल प्लेटफॉर्म, और मैं वो ज़्यादा ट्वीट्स की डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ, और आप और हम सब जानते हैं। आप समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 2-2.5 साल से दे हैव गिवन इनफ स्पेस, एम्पल स्पेस टू इमरान खान कि भाई रीथिंक करें, सोचें, बात करें, और बीच में 2-3 दफ़ा मुज़ाकरात भी हुए, तो ये भी तो गलत है ना सर जी? इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सियासी असलूब होना चाहिए। वो जो जिस किस्म की ट्वीट आई या जेल के बाद जो गुफ्तगू पिछली मुलाकात के बाद हुई, वो तो अनकॉल्ड फॉर थी। उसका नुकसान हुआ है ना, इमरान खान को भी हुआ है, अब इनको भी होगा, पार्टी को तो हो रहा है, बट नोबडी केयर्स। ऐसा लगता है कि कोई किसी की परवाह नहीं है। और जाहिर है कोई जाती मुलाजम तो किसी के भी नहीं है, चाहे वो फैमिली हो या पार्टी हो, सारे जो अपनी इज्जत के लिए बात करते हैं। अब 9 मई की धमकियां हुकूमत देती है, 9 मई में आपने छोड़ा क्या? जिन लोगों के फुटेजेस थे, जिन्होंने वहां पे तोड़फाड़ की, आपने आज तक उनको जो है सजा नहीं दी। आपने क्या किया? जो बंदा जहां से भी आपको पीटीआई का मिला, आपने उठा के उसमें डाल दिया, और इसी वजह से आपने पोलिटिसाइज किया। 9 मई तो पोलिटिसाइज केस है। 9 मई इज नो मोर इवन अ केस। फिर ये रोजाना अपने सिर्फ जो स्कोर सेटलिंग के ऊपर या अपनी जो अंदाजे हैं उनके ऊपर बैठ के ये बातें करते आप रहते हैं। समझते हैं कि फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के बाद कोई नई चीज़ सामने नहीं आएगी, कोई चीज़ें आपको बिगड़ती हुई स्टिल आपको ये पॉलिटिसाइज केस लग रहा है? देखिए, फैज हमीद नहीं 9 मई की बात कर रहे हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। 9 मई की उन पे पढ़ने की बात हो रही है ना, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल नहीं, ये बिल्कुल, मैं आपको फरवा ये बता दूं, ये बिल्कुल जब तक कोई चीज सामने नहीं आती, ये सारे अंदाजे, ये सारे ग्रेड है, इनको कोई किसी को कख पता नहीं है किस बात में प्रोसिक्यूट हुए, कौन से एलिगेशन थे, क्या एविडेंस था। ये जरूर आप कह सकते हैं कि 15 महीने का ट्रायल हुआ, उनकी लीगल टीम ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, यानी एटलीस्ट पब्लिक में तो नहीं आया, ना उनकी तरफ फैमिली की तरफ से आया। सो एक लंबा ट्रायल हुआ है, तो मेन फेयर ट्रायल ही होगा ना। जब इससे अलावा आप क्या इन्फर कर सकते हैं? ना उन्होंने शिकायत की। अब जब तक वो मेरे पास या आपके पास या हमारे दोस्तों के पास जब तक वो कोई राइटिंग या दस्तावेज ना आए, तो ये कैसे तबसरा हो सकता है? ये तो अहम खाम का ही है ना। ये कहेंगे है, मैं कहूँगा नहीं है, तीसरा कहेगा देख लेते हैं। लेकिन जब तक आपके पास एक दस्तावेजी सोर्सेज, जो आपको बता रहा हूँ मैं, सारे सोर्सेज भी जो है ना वो ऐसे ही हैं जैसे वो इमरान खान की एआई की तस्वीर को जो है कुछ लोगों ने कहा ये ठीक है, ऐसे सोर्सेज हैं, यानी कुछ पता नहीं है। तो इशू ये है कि ये 9 मई का जो केस है जो इस वक्त सिविल अदालतों में पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसमें तो चीज जो है सारे जान को डाल दिया। इफ आई आस्क द सेम क्वेश्चन टू ज़ैफा रहमान साहब, तो वो मुझे कहेंगे कि इसमें बहुत कुछ है, अभी आप रुकें, देखें। आप समरी ऑफ एविडेंस देखें ना, देखें मैं इसमें देखने वाली बात क्या होती है। मैं टेक्निकली आपको एक बिल्कुल वन लाइनर बता जी प्लीज। जो कोर्ट मार्शल होता है वो समरी ऑफ एविडेंस के ऊपर होता है, और एविडेंस जो होता है वो कलेक्ट होता है। जो मिलिट्री ट्रायल्स है वो डिफरेंट तरीके से होते हैं। वहाँ पे ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन या ड्यूरिंग द ट्रायल नहीं होता, वो पहले जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन होती है, समरी ऑफ एविडेंस बनती है, उसकी बुनियाद के ऊपर एलिगेशन लगते हैं, एलिगेशन की बुनियाद के ऊपर अगर वो प्रूव हो जाए तो सजा होती है। दैट्स ऑल। वहाँ पे ये नहीं होता कि जैसे सिविलियन कोर्ट है सारी उम्र चलते रहते हैं, वहाँ पे नहीं चलते। एग्जैक्टली, बट आर वी रेडी टू गिव स्पेस टू ईच अदर? बिकॉज हमें बड़ी ज़रूरत है, इस मुल्क को बड़ी ज़रूरत है कि हम इसमें डायलॉग्स, बातचीत, कोई थोड़ा सा माहौल बेहतर करने की कोशिश करें। बट बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब आपका भी, शर्मिला फारूकी साहब आपका भी, और हुज़ैफा रहमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।